चले तो आज स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब भी आप CUET के अकाउंट्स का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो NPO से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बन के आए हुए हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं उनकी बात की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम बार बार बोलते हैं ना, आखिर इसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में जरा सा देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द पब्लिक। कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए जो है सिर्फ वो काम नहीं करते हैं, जबकि पब्लिक को जो है अपनी सर्विसेज देने के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड क्लब, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड लिटरेरी सोसाइटीज। ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या क्या आते हैं, कुछ लाइब्रेरीज, क्लब्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं, स्कूल्स आते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सारे का काम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन काम होता है पब्लिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स आपने सुने होंगे जो नॉन प्रॉफिट है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फीस वगैरह नहीं लगती है, लोगों को फ्री में इलाज किया जाता है। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, लिटरेरी सोसाइटीज, ये सारे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप लोगों ने सुने होंगे, वो भी हमारा जो है प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ठीक है, दीज नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज एग्जिस्ट विद द प्राइमरी मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये जो नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये बेसिकली करते क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक क्लब होता है, क्लब सुना है, क्लब क्लब क्या करता है, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल क्या करता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लिटरेरी सोसाइटी क्या करती है, एक आर्ट एंड कल्चर प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये क्या करेंगे, सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं, दो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अब ये जो जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अब ये कमाते कहाँ से, जब इतना सारा खर्चा करते हैं तो कमाते कहाँ से। तो एक तो लोग इनके मेंबर बन जाते हैं, तो इसके मेंबर बनने के लिए लोगों को मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसके साथ साथ देखा होगा बड़े बड़े लोग इस जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें डोनेशंस देते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रांट्स होते हैं, गिफ्ट एंड ग्रांट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो NPO होते हैं अपना खर्चा यहाँ से चलाते हैं। दे में ऑल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट। अब इनका काम क्या होता है, ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं कुछ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, सच प्रॉफिट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रॉफिट को किस लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा कि इस साल मान लीजिए हम 100 लड़कियों का ब्याह कराएं, मतलब विवाह कराएं। ठीक है, अनाथ बच्चों का। तो जो भी ये प्रॉफिट अर्न करेंगे ना, जिन चीज़ों से ये ट्रेडिंग एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, इससे जो भी ये प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को फिर से उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद है कि एज द मेन एम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। कह रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो इस वजह से वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाते। सिंपल सी बात है, अगर किसी का प्रॉफिट अर्न करने का मेन एम रहेगा ही नहीं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। ठीक है, बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। लेकिन फिर भी इनको कुछ प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड दे वुड ऑल्सो लाइक टू नो वेदर देयर करंट इनकम आर सफिशिएंट टू मीट देयर करंट एक्सपेंसेस। भले ही उनका काम प्रॉफिट कमाना ना हो, लेकिन फिर भी उनको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि भाई कहाँ से पैसा आया, कहाँ को पैसा गया, उनके इनकम डेली डेली, उनके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं डेली डेली, उन सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाते नहीं है, लेकिन कुछ अकाउंट बनाते हैं जिससे वो अपने करंट खर्चों को, करंट इनकम को नोट डाउन कर सके। तो इस पर्पज के लिए वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि उनकी इनकम कितनी हुई है और उस इनकम से उन्होंने कितना खर्चा किया है, उसके लिए वो ये वाला अकाउंट बनाते
है। इसके बाद है विच इज सिमिलर टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किसके जैसे सिमिलर है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सिमिलर है। ठीक है, अ बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कह रहा है कि इसके साथ साथ मान लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बन गया कि भैया चलो देखते हैं फर्म की इनकम कितनी हो रही है और एक्सपेंडिचर कितनी हो रही है। इसके साथ साथ एक बैलेंस शीट भी बनता है, क्या करने के लिए, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए क्या बनता है, एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि भैया जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखते हैं, इनका मेन एम जो होता है वो सर्विस का होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनका मेन एम जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ फॉर्म दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज एंड सब्सक्राइब टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स। अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे सेटअप होते हैं। ठीक है, और जो लोग इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब जो लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ पे आते जाते रहते हैं, यहाँ से जुड़े होते हैं, वो इसके क्या कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं। दूसरी चीज, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो वैसे भी कह रहा है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि मेंबर आते रहेंगे या मेंबर जाते रहेंगे। ठीक है, मेंबर आए या मेंबर जाए, ऑर्गेनाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, तो ये सेपरेट एंटिटी है। क्लियर, इसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो मैनेज किया जाता है वो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मतलब उनमें से एक कमिटी रहेगी, मेंबर्स की कमिटी होती है, और उन कमिटी में से जो चुने गए लोग होते हैं, जो जीते गए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज की, इसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है कि सब्सक्रिप्शन जो लोगों के द्वारा मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, डोनेशन हो जाएगा। तीसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो लोगों की सहायता मिलती है, ठीक है, सरकार से। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और हो सकता है कि इस नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा हो और उस इन्वेस्टमेंट से उसको कोई इनकम मिल रहा हो, तो वो भी इसका एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। इसके बाद है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। कह रहा है कि जो सरप्लस होता है वो इसके मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे कंपनी में क्या था कि लास्ट में जो प्रॉफिट बचता था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, उसके मेंबर में, शेयर होल्डर्स में, डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सरप्लस बचेगा वो यहाँ पे इनके मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसको फिर क्या कर लिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए भी रखा जा सकता है या कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि करंट ईयर सरप्लस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस साल में अगर कुछ ज्यादा पैसा हो गया, इसका मतलब कि हमारा इनकम ज्यादा है, खर्चा कम था। इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अमंग इट्स मेंबर, इनके मेंबर के बीच में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उसे हम कहाँ ऐड कर लेंगे, कैपिटल फंड में उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एक्सेस होता है उसको हम कहाँ ऐड कर लेते हैं, कैपिटल फंड में जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट्स की। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। इन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉपर अकाउंट्स भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि लीगली भी ये लोग क्या रहें, थोड़े से वो रहें, क्योंकि देखते हो गवर्नमेंट वगैरह इन सब चीज़ों पे कि कोई जो है ऐसा डोनेशन का पैसा कोई बैठ के खा तो नहीं रहा है, तो इसको लीगल रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है, और ताकि जो है इसका जो पूरा का पूरा फंड है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे है कि फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे प्रकार के अकाउंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, in the they prepare their financial statement at the end of each accounting period। ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, दूसरा क्या बनता है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और तीसरे नंबर पे हमारी बैलेंस शीट बनती है। तो 3 अकाउंट बेसिकली बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग को समझ लीजिए रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट तो हर जगह ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा कौन सा हो जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है।
तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में जरा सा हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा प्राइमरी मोटिव। इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। इनका प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसके बाद से कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। इनमें किसी प्रकार का कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होता, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसका कैपिटल अकाउंट? कौन है यहाँ पे? इंस्टीड दे मेंटेन कैपिटल फंड, और कैपिटल अकाउंट के मेंटेन करने के बजाय ये क्या मेंटेन करते हैं? कैपिटल फंड मेंटेन करते हैं। मैंने अभी बताया कि साल के एंड में जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको हम कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब कैपिटल फंड के अंदर कहाँ कहाँ से पैसा आता है? तो लाइफ मेंबरशिप फी हो सकती है, मेंबर्स जो आते हैं जुड़ते हैं उनकी फी हो सकती है, लीगेसीज हो सकती हैं, सरप्लस हो सकता है। ये सारी चीजें जो हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्योंकि भैया ये कंपनी के फॉर्म के बारे में बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो इनका 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एक होता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। पहला आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। 3 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ बनते हैं। अगर वही बात कर लेते हैं आपके प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉफिट में आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, इसके साथ साथ आपका बैलेंस शीट तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे अकाउंट्स याद रखिएगा, पूछेगा कि प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट में से कौन सा बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब देखिए, इसमें द नेट रिजल्ट सोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट। यहाँ पे या तो पैसा ज्यादा हो जाएगा या तो पैसा कम हो जाएगा। यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट आता है वो या तो सरप्लस में आएगा या तो डेफिसिट में आएगा। लेकिन प्रॉफिट वाले में क्या आएगा? या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। यही देखा है हम लोगों ने। इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। अब यहाँ पे क्या था प्रॉफिट वाले सीन में कि जो नेट प्रॉफिट आता था उसको उसके शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देते थे, लेकिन यहाँ पे जो सरप्लस और डेफिसिट आएगा उसको हम उसके मेंबर्स के बीच में नहीं बांटेंगे। इसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे? कैपिटल फंड में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसके बीच में? जो बिजनेस का ओनर होता है इसके बीच में। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।